भले ही लिन यी ने मन किया हो, वह संभवतः इसे जियान यी के चेहरे पर नहीं कह सकता था। दूसरी ओर जिया क्विंगहुआन ने तुरंत अधीरता से कहा, ठीक है, आज लिन यी का जन्मदिन है। किसी को भी अपनी वजह से मज़ा खराब नहीं करना चाहिए। जैसे ही वह बोल रही थी, जिया क्विंगहुआन ने ली युनमेई को अर्थपूर्ण ढंग से देखा और कहा, भले ही कुछ लोग नाखुश हों, कृपया इसे अपने दिल में रखें। एक दूसरे से झगड़ा करने से किसी का भी भला नहीं होगा। ली युनमेई गुस्से में थे। अब जिया क्विंगहुआन भी उस पर व्यंग्य कर रही थी। उन्होंने उसे पहले ही आमंत्रित नहीं किया, इसलिए उसे और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। जैसे ही वह कुछ कहने ही वाली थी, जियान यी ने चुपके से उसकी शर्ट का कोना नीचे खींच लिया। जियो मेई, बात करना बंद करो। जियान यी को पहले से ही ली युनमेई को यहाँ लाने का पछतावा था। उनके लिए ये मौका पाना आसान नहीं था। उसने शुरू में सोचा कि वह इस अवसर का उपयोग लिन यी से संपर्क करने और उसके प्रति उसकी धारणा को सुधारने के लिए कर सकती है। हालांकि ली युनमेई ने शो शुरू होते ही बर्बाद कर दिया। माहौल अजीब हो गया। सौभाग्य से बस रुक गई। जियान यी ने अपना उत्साह वापस पा लिया और सभी की ओर हाथ हिलाया। हर कोई, बस से उतर जाओ। यहाँ थे। उसके सामने एक 4 मंजिला यूरोपीय शैली का विला था। बाहरी हिस्सा दूधिया, सफ़ेद और शानदार था। पहली मंजिल पर लिविंग रूम में फर्श से छत तक एक बड़ी खिड़की थी। खिड़की से कोई भी शानदार इंटीरियर देख सकता था। विला के बाहर एक कृत्रिम स्विमिंग पूल था और चारों तरफ करीने से काटे गए लॉन थे। दृश्य अत्यंत विस्तृत था। ऊंचाई के कारण नीचे देखने पर रिजॉर्ट होटल का रात का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता था। जब उन्होंने विला और आसपास का नज़ारा देखा तो सभी की निराशा दूर हो गई। ज़रूर, यान तियान ने तुरंत अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह लिन यी के पास गया और कहा, ऐसा लगता है कि जियान यी ने वास्तव में इसके बारे में सोचा है। हम विला के लिए इतनी बेहतरीन जगह बुक नहीं कर पाएंगे। लिन यी ने यान तियान को जवाब नहीं दिया, लेकिन सहज रूप से जियान ए की ओर देखने के लिए मुड़ गई। जियान ने जिया क्विंगहुआन द्वारा लाए गए कैमरे से जिया क्विंगहुआन और गुआन ताओ की तस्वीर ले रहा था। उसका गर्मजोशी भरा साइड प्रोफाइल बहुत सौम्य था और उसके होठों पर मुस्कान थी। तभी लिन यी ने राहत की सांस ली। किसी कारण से जियान ए के मूड ने उस पर प्रभाव डाला। ऐसा लगता था मानो वह तभी सहज महसूस कर सकता था जब जियान ए खुश हो। ये देखकर कि हर कोई फिर से मुस्कुरा रहा था और उसके द्वारा व्यवस्थित आवाज से बहुत संतुष्ट लग रहा था, जियान यी ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा कि यह अच्छी बात है कि उसने समय रहते स्थिति को बचा लिया, अन्यथा उसकी सारी सावधानीपूर्वक तैयारियां व्यर्थ हो जातीं। विला में जियान यी का अनुसरण करने से पहले सभी ने बाहर कुछ तस्वीरें लीं। पूरे विला को पुरानी यूरोपीय शैली में सजाया गया था। तेल चित्रकला और दीवार की मूर्तियां हर जगह देखी जा सकती थीं, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता था जैसे वे किसी महल में हों। यहाँ तक कि कॉफ़ी टेबल पर वाइन के गिलास भी सफ़ेद चीनी मिट्टी से बने थे और बहुत शानदार और भव्य लग रहे थे। अतिथि कमरे तीसरी और चौथी मंजिल पर हैं। सब लोग आराम करो। जियान यी एक टूर गाइड की तरह था जो हर किसी के कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहा था। फिर उसने शर्म से लिन यी की ओर देखा और कहा, मैंने बाद में लिन यी के लिए विशेष रूप से जन्मदिन की पार्टी की व्यवस्था की है। ये शब्द दूसरों के कानों में बहुत चुलबुले लगते थे। यहाँ तक कि लिन यी ने भी जब ये सुना तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था मानो केवल जियान यी ही अपना जन्मदिन मना रहा हो और बाकी सभी नहीं। यहाँ तक कि ली युनमेई ने जियान यी को आश्चर्य से देखा।
वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि जियान यी को भी लिन यी से प्यार हो गया है। इस विचार को मन में रखते हुए ली युनमेई को ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ उसके दिल को अवरुद्ध कर रही है। जियान पहले से ही मौजूद थी और अब उसका सबसे अच्छा दोस्त भी लिन यी को उससे छीनने के लिए बाहर आ रहा था। केवल जियान को जियान यी की बातें समझ में नहीं आ रही थीं। उसने तुरंत गुआन ताओ और जिया क्विंगहुआन को खींच लिया और कहा, चलो ऊपर चलें और देखें। वे तीनों जल्दी से ऊपर चले गए। यू मेंग्याओ, जो पूरे समय चुप रहे, ने गाओ यांग की आस्तीन खींची और फुसफुसाए, भाई यांग, चलो भी ऊपर चलते हैं। जब गाओ यांग ने ये सुना तो उसने लिन यी और यान तियान की ओर देखा। उसकी आंखों में अर्थ स्पष्ट था, जैसी कि उम्मीद थी। उन दोनों को सिग्नल मिल गया। यान तियान ने आलस्य से हाथ बढ़ाया और बुदबुदाया, कार में बैठने से मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। मैं ऊपर जाऊंगा और थोड़ी देर लेटूंगा। पलक झपकते ही लिविंग रूम में केवल जियान यी और ली युनमेई बचे थे। जियो मेई, चलो भी ऊपर चलते हैं। जियान यी ने ली युनमेई को मासूमियत से देखा। हालांकि ली युनमेई अब शांति से जियान यी का सामना नहीं कर सकती थी। जियान चांगशेंग और ली कियांग के रिश्ते के कारण वे दोनों एक दूसरे को तब से जानते थे जब वे छोटे थे और बहनों की तरह करीब थे। हालांकि उस पल में ली युनमेई को महसूस हो सकता था कि जियान यी ने लिन यी के साथ अलग व्यवहार किया। वह अभी-अभी स्थानांतरित हुई थी, तो उसने लिन यी के लिए इतनी धूमधाम से जन्मदिन की पार्टी की व्यवस्था क्यों की? उद्देश्य स्वतः स्पष्ट था। पहले तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जियान यी के शब्दों ने उसे याद दिला दिया। ली युनमेई को अपने दिल का दर्द महसूस हुआ जब उसने सोचा कि कैसे लिन यी भी एक लड़का था जिस पर वह लंबे समय से क्रश थी। वह एक पल के लिए भी जियान यी और लिन यी के बीच निर्णय नहीं कर सकी। ली युनमेई ने ये कहने का फैसला किया। जियान यी ने मासूमियत से पलकें झपकाईं और ली युनमेई की ओर देखा। क्या गलत है? ली युनमेई ने अपने होंठ भींच लिए। उसके व्यक्तित्व के कारण उसके आसपास बहुत सारे दोस्त नहीं थे, इसलिए उसे जियान यी की परवाह थी। इस समय शब्द उसके गले में अटक गए थे और वह कह नहीं पा रही थी। यह देखकर कि ली युनमेई कुछ कहना चाहती थी लेकिन नहीं कह पाए, जियान यी उसके पास आने से खुद को नहीं रोक सका। उसने उत्सुकता से पूछा, जियो मेई, क्या गलत है? क्या आप अभी जो हुआ उससे नाखुश हैं? जियान यी ने फिर उसे सांत्वना दी। ओह, आप दूसरे लोगों को अपने मूड पर असर क्यों डालने देते हैं? मैंने तुम्हें यहाँ आमंत्रित किया है। यह मेरे परिवार का रिजॉर्ट होटल है। क्या आपका यहाँ रहना उचित नहीं है? मैंने आपकी मदद नहीं की क्योंकि वहाँ अन्य छात्र भी थे। मैं जानता हूँ कि आपको जियान पसंद नहीं है, इसलिए अभी इसे सहन करें। दूसरों को प्रभावित करना अच्छा नहीं होगा, है ना? ली युनमेई ने सिर हिलाया और मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अंततः उसने लिन यी के बारे में नहीं पूछा। इस समय ऊपर के सभी लोगों ने पहले से ही अपने कमरे चुन लिए थे। जियान और गुआन ताओ जिया क्विंगहुआन के कमरे में बातें कर रहे थे। क्या जियान यी को लिन यी पसंद है? गुआन ताओ ने अपनी आवाज़ धीमी की और उन दोनों से पूछा। ये सुनकर जिया क्विंगहुआन ने व्यंग्य किया। उसने गुआन ताओ की ओर देखा और कहा, यहाँ तक कि आप भी बता सकते हैं, इसलिए अन्य लोग भी स्वाभाविक रूप से बता सकते हैं। मैं जानता था, कुछ दिन पहले ही उनका स्थानांतरण हुआ है। लिन यी के जन्मदिन के लिए उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अभी उसका लहजा अस्पष्ट था। गुआन ताओ ने थपथपाया और फिर ध्यान से जियान की ओर देखा। जियो कुछ कहो। जब जियान ने ये सुना तो उसने केले का एक टुकड़ा खाया ही था। उसने आंखें झपकाईं,
कहो क्या? आस्क। जिया किंगहुआन ने निराश भाव से जियान ए की ओर देखा। क्या तुमने सुना नहीं कि हमने अभी क्या कहा? जियान ए ने भावहीन ढंग से सिर हिलाया। मैंने सुना। आपने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? जिया किंगहुआन ने जियान ए को उत्सुकता से देखा। मुझे मत बताओ कि अब तुम्हें लिन यी पसंद नहीं है। जियान ए ने कुछ अजीब बात सुनी थी और वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैं अब उसे पसंद नहीं करता। जिया किंगहुआन और गुआन ताओ दोनों अवाक रह गए। फिर जिया क्विंगहुआन सीधे बैठ गया और जियान ए को अविश्वास की नज़र से देखा। हमारे साथ मजाक मत करो। यदि आप उसे पसंद नहीं करते तो आपने उसके लिए इतना महंगा फाउंटेन पेन क्यों खरीदा? आपने फाउंटेन पेन पर शब्द क्यों उकेरे? आप पर कौन विश्वास करेगा? गुआन ताओ ने भी बार बार सिर हिलाया। इसके अलावा क्या आपने कुछ समय पहले ही कबूल नहीं किया था? अभी कुछ ही दिन हुए हैं। फिर भी आप पहले से ही उसे पसंद नहीं करते? उन दोनों ने जियान ए की ओर ऐसे देखा जैसे वे उससे पूछताछ कर रहे हों। उन्होंने जियान ए पर विश्वास नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चीज़ें हाल ही में घटी थीं। भले ही कोई व्यक्ति बदल सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार कर सकता है, यह इतनी जल्दी नहीं होगा, है ना? हालांकि जियान ए तुरंत उन दोनों को देखकर असहाय होकर मुस्कुराया। फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने गंभीरता से कहा, मैं गंभीर हूँ। मुझे अब लिन यी पसंद नहीं है। वह बहुत अच्छा है। वहाँ कोई नहीं है। संकट, यह मेरी समस्या है। आपकी समस्या क्या है? जिया क्विंगहुआन और गुआन ताओ ने एक सुर में पूछा। जियान ए ने आह भरी। मुझे अचानक कुछ भी महसूस नहीं होता। वह संभवतः कोई बहाना नहीं बना सकती थी और कह सकती थी कि वह पहले भी एक बार जीवित रह चुकी है और उसके पुनर्जन्म के बाद अब एक 26 वर्षीय आत्मा उसके शरीर में रह रही है। ये लोगों को मौत तक डरा देगा। जियान ए के ईमानदार रवैये को देखकर, जैसे कि वह मजाक नहीं कर रही थी, जिया क्विंगहुआन और गुआन ताओ मदद नहीं कर सके लेकिन एक दूसरे को देख सके। फिर जिया किंगहुआन ने जियान ए की ओर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सतर्क भाव से पूछा, क्या आप गंभीर हैं? जियान ए ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। उसने स्वीकार किया कि लिन यी की ताकतें पसंद किए जाने लायक थीं। हालांकि अब हालात पहले जैसे नहीं थे। वह अब 14 वर्ष की नहीं थी। ठीक है, जिया क्विंगहुआन ने आह भरी। उसने सोचा कि यह अफसोस की बात है क्योंकि उसे सहज रूप से लगा कि लिन यी और जियान ए एक उपयुक्त जोड़ी हैं, खासतौर पर तब जब जियान ए के प्रति लिन यी का रवैया हाल ही में काफ़ी बदल गया था। उसे हमेशा लगता था कि उन दोनों के पास एक मौका है। हालांकि वे एक दूसरे से चूक गए थे। ये भी अच्छा है। अन्यथा सामने ली युनमेई और पीछे जियान यी होंगे। वे तुम्हें जिंदा खा जाएंगे, जिया किंगहुआन ने कहा। वह अपने अचानक निराश दिल को सांत्वना देने के लिए एक बहाना ढूंढ रही थी। गुआन ताओ ने भी गहरी सांस छोड़ी। उसकी राय जिया किंगहुआन से विपरीत थी। उसे उम्मीद थी कि जियान ए लिन यी के बारे में भूल जाएगा और अब से दोस्त के रूप में रहेगा। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, लिन यी बहुत सही था। उसके उतने ही प्रशंसक थे जितने आकाश में विलो थे। उसे डर था कि जियान ए को इस वजह से नुकसान होगा। इसके अलावा लिन यी ने पहले ही एक बार जियान ए को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, चिंता मत करो, मैं बहुत बढ़िया हूँ। जियान ए ने आत्मसमर्पण में हाथ उठाया। इस समय चौथी मंजिल पर सबसे भीतरी अतिथि कक्ष में लिन यी बिस्तर पर आधा झुका हुआ था। जियान ए द्वारा उसे प्यार से दिए गए फाउंटेन पेन से खेल रहा था। जब लिन यी ने कलम पर अपना नाम उकेरा हुआ देखा तो उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई।
जियान ए की प्रोफाइल उसके दिमाग में दिखाई दी। लिन यी को थोड़ा अफसोस हुआ। उसने जियान ए के अंतर को जल्द ही नोटिस क्यों नहीं किया। उसने उसे अस्वीकार कर दिया था। वह बिल्कुल मूर्ख था। इस समय ऐसा लग रहा था कि लिन यी ने आखिरकार अपना दिल देख लिया है। जियान ए के लिए उसकी भावनाएं अनजाने में बदल गई थीं। हालांकि अभी 2 सप्ताह से भी कम समय हुआ था। परिवर्तन इतना बड़ा था कि उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें जियान ए से प्यार हो गया था। लिन यी, चलो भोजन के लिए रेस्तरां चलते हैं। यान तियान की आवाज़ अचानक दरवाजे के बाहर सुनाई दी। लिन यी तुरंत अपने होश में वापस आए और जल्दी से अपने हाथ में फाउंटेन पेन को तकिए के नीचे रख लिया। अगले ही पल यान तियान ने दरवाजा खोला और अपना सिर अंदर कर लिया। चलो लिन यी, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। लिन यी ने सिर हिलाने से पहले खुद को थोड़ा शांत किया। ठीक है, मैं वहीं रहूंगा। जियान यी ने पहले से ही रेस्तरां में सबसे अच्छा निजी कमरा आरक्षित कर लिया था और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक समर्पित स्व प्रभारी था। यहाँ तक कि आज की जन्मदिन की पार्टी के लिए व्यंजन भी जियान यी का निर्णय था। जो लोग नहीं जानते थे वे सोचते होंगे कि वह लिन यी की प्रेमिका थी। सभी के बैठने के बाद जियान यी ने सभी को देखा और कहा, इस रिजॉर्ट होटल में 6 रेस्तरां हैं। अब हर कोई पश्चिमी रेस्तरां में है। हमने एक फ्रांसीसी शेफ को आमंत्रित किया है। यह मेरा भी यहाँ पहली बार है। मुझे आश्चर्य है कि भोजन का स्वाद कैसा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, निजी कमरे का दरवाजा बाहर से धक्का देकर खोल दिया गया। फिर काले और सफ़ेद कामकाजी कपड़ों में सेवा कर्मचारी एक के बाद एक प्रवेश करते गए। उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक डिश थी जो किसी पेंटिंग की तरह दिख रही थी। तवे पर तली हुई फ्रेंच मीठी बत्तख को लकड़ी के कोयले की आग पर भूना गया। कृपया आनंद लें। शहद और सफ़ेद सिरके के साथ भुना हुआ जंगली सुअर टेंडरलॉइन। कृपया आनंद लें। रूस से खट्टा सूप और मिर्च के साथ कॉड। कृपया आनंद लें। मोती चावल के साथ 5% पका हुआ कोबे बीफ। कृपया आनंद लें। प्रत्येक डिश के लिए स्व पेशेवर रूप से डिश का नाम देगा और विनम्रता से कहेगा, कृपया आनंद लें। इसके लिए जो सामग्रियां चुनी गईं, रेस्तरां में दुनिया भर की सभी महंगी सामग्रियां थीं। प्रत्येक व्यंजन उत्तम था और यह स्पष्ट था कि वे महंगे थे। गुआन ताओ ने पहले कभी पश्चिमी खाना नहीं खाया था। उनकी जानकारी के अनुसार पश्चिमी भोजन सिर्फ स्टेक और पास्ता था। उसने ये अजीब सामग्री पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ तक कि उनके नाम भी इतने लंबे लंबे थे। यहाँ तक कि जो लोग पश्चिमी भोजन के आदी थे, वे भी अपने होठों को थपथपाने से नहीं रोक सके। जियान यी ने सब कुछ सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया था। उसने हर व्यंजन सोच समझकर चुना था। ये सच था कि जियान यी ने सबके सामने, विशेषकर लिन यी का पक्ष लेने के लिए भोज की व्यवस्था करने में बहुत प्रयास किया था। उनके हाव भाव देखकर जियान यी आत्मसंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सका। उसने 1 साल तक विदेश में पढ़ाई की थी और बहुत सारा दुर्लभ भोजन खाया था। आखिरकार यह काम आया। अंत में निजी कमरे का दरवाज़ा खुला और 2 सेवा कर्मचारी मोमबत्तियों के साथ एक विशाल 3 मंजिला केक लाए। गाड़ी के पीछे एक छोटा सा स्टीरियो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बज रहा था। हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियान यी जन्मदिन का केक ऑर्डर करेंगे। बेशक, हम जन्मदिन के लिए केक नहीं छोड़ सकते। हमें एक समारोह करना होगा। जियान यी मधुरता से मुस्कुराया और लिन यी की ओर देखा। लिन यी, एक इच्छा करो। इस वक्त सभी की निगाहें लिन यी पर थीं। लिन यी रुक गईं। उसने शुरू में इस सेगमेंट के बारे में नहीं सोचा था।
लेकिन चूंकि जियान यी ने पहले ही केक का ऑर्डर दे दिया था, इसलिए वह उसे मना नहीं कर सका। इसके अलावा यह उसका जन्मदिन था और जियान यी ने वास्तव में बहुत सोच विचार किया था। वह खड़ा हुआ और केक की ओर चला गया। लिन यी ने पवित्र होकर अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं। फिर उसने मोमबत्ती बुझाने से पहले जियान ए को अस्पष्ट रूप से देखा। ये देखकर सभी ने तालियां बजाईं और लिन यी को हैप्पी बर्थडे कहा। माहौल एकदम से गर्म हो गया। इस समय जियान यी ने कहीं से एक उत्तम बॉक्स निकाला और उसे लिन यी को सौंप दिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल था और उसने धीरे से कहा, लिन यी, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। लिन यी स्तब्ध थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि जियान यी विशेष रूप से उनके लिए जन्मदिन का उपहार तैयार करेंगे। किसी कारण से उसने जियान ए सहित बाकी सभी का उपहार स्वीकार कर लिया। हालांकि उसे जियान यी के उपहार के प्रति बेवजह झिझक महसूस हुई। जियान यी ने बिना ये जाने उपहार आगे बढ़ा दिया। इसे खोलें और देखें कि क्या आपको ये पसंद है। हर कोई लिन यी को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वे नहीं जानते थे कि वह यह उपहार स्वीकार करेगा या नहीं। जियान यी को देखने से पहले लिन यी एक पल के लिए झिझके। आपने आज पहले ही मेरी बहुत मदद की है। मैं उपहार के बारे में भूल जाऊंगा। धन्यवाद। उसने उसे अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं था कि लिन यी जियान यी के प्रति पक्षपाती थे, लेकिन उन्हें लगा कि जियान यी अभी अभी यहाँ स्थानांतरित हुए हैं और वे दोनों एक दूसरे को केवल कुछ दिनों से जानते थे। वह आज की व्यवस्था में बहुत चौकस और विचारशील थी और वह इसके लिए बहुत आभारी थी। हालांकि लिन यी अभी भी मदद नहीं कर सका, लेकिन असहज महसूस कर रहा था, जैसे कि उसके लिए जियान यी का जुनून जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक था। जियान यी अपना उपहार हाथ में लेकर वहीं जम गई। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। हालांकि लिन यी ने उसके उपहार को इतनी सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया कि जियान यी, जिसके पास मजबूत आत्मसम्मान था, अचानक नुकसान में थी। उसका चेहरा लाल हो गया। ये शर्मिंदगी नहीं बल्कि बेशर्मी थी। लेकिन मैंने इसे पहले ही खरीद लिया है। जियान यी को अन्याय महसूस हुआ और ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रही थी। ली युनमेई ने सब कुछ बगल से देखा। अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, लिन यी ने विशेष रूप से आपके लिए एक उपहार खरीदा है। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो आप उसे चेहरा नहीं दे रहे हैं। जियो मेई, ऐसा मत कहो। जियान यी ने अपने होंठ भींचे और लिन यी की ओर देखा। फिर उसने उदास होकर कहा, शायद मैं चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ। कोई भी मुझसे दोस्त की तरह व्यवहार नहीं करता। हालात यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर लिन यी ने अभी हार नहीं मानी तो स्थिति को समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं था। यान तियान, जो बगल में थी, ने भी महसूस किया कि यह सिर्फ एक उपहार था जो उसके इरादों का प्रतिनिधित्व करता था। आज लिन यी का जन्मदिन था, इसलिए उनके लिए इसे स्वीकार करना उचित था। उसने लिन यी को अपनी बाह से मारा और फुसफुसाया, भाई, इसे ले लो। जियान यी लगभग रो रही है। लिन यी ने अपने दिल में आह भरी। इस समय उसका सहज प्रतिक्रिया जियान ए की ओर देखने की थी। उसने जियान ए को शांत भाव के साथ कोने में खड़ा देखा, जैसे उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी हो। तभी लिन यी इसे लेने के लिए आगे बढ़ी। धन्यवाद। ये देखकर कि लिन यी ने इसे ले लिया है, जियान यी तुरंत फिर से उत्तेजित हो गया। वह झट से बोली, इसे खोलकर देख लो। लिन यी कोई और अजीब स्थिति पैदा नहीं करना चाहती थी। वह केवल जियान यी के शब्दों का पालन कर सकता था और सभी की निगाहों के नीचे पैकेजिंग बॉक्स खोल सकता था। जब सभी ने डिब्बे में गिफ्ट देखा तो सभी दंग रह गए।
यान तियान ने अजीब तरह से पलकें झपकाईं। उत्तम पैकेजिंग। बॉक्स में एक सिंदूरी फाउंटेन पेन चुपचाप पड़ा हुआ था। कलम में एक गहरे पीले रंग का रत्न जड़ा हुआ था। लिन यी ने एक नज़र में ब्रांड को पहचान लिया। यह उनका सामान्य फाउंटेन पेन ब्रांड था। एक फाउंटेन पेन लगभग 10,000 युआन में बेचा गया और इस फाउंटेन पेन में एक रत्न जड़ा हुआ था। ये केवल और अधिक महंगा हो सकता है। अरे, क्या हो रहा है? जिया क्विंगहुआन ने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं। सभी को होश आ गया और उन्होंने सहजता से जियान ए की ओर देखा। जियान यी और जियान ए ने वही उपहार फाउंटेन पेन खरीदे। क्या हाल ही में फाउंटेन पेन देना बहुत लोकप्रिय है? यान तियान आश्चर्य से बुदबुदाया। गुआन ताओ अजीब तरह से खांसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जियान यी ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने हर किसी की असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया हो। उसने स्तब्ध लिन यी को देखा और कहा, आपके बैग में सभी पेन इसी ब्रांड के हैं। मुझे लगता है कि आपको इस ब्रांड का फाउंटेन पेन पसंद आ सकता है। यह एक नया जारी किया गया वैश्विक सीमित संस्करण है। 12 रंगों में केवल 12 पेन हैं। मैं शुरू में आपके लिए एक नीलमणि या काला पेन खरीदना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें प्री ऑर्डर किया गया था। जियान यी अफसोसजनक लग रहा था। माहौल फिर से एक अकथनीय अजीबता में गिर गया। जिया क्विंगहुआन ने जल्दी से यान तियान की ओर देखा और उसे संकेत दिया। ये देखकर यान तियान ने जल्दी से सभी को बुलाया। खाना ठंडा है, सब लोग जल्दी से बैठो और खाओ। सभी को लगा कि माहौल खराब है, इसलिए वे सभी अपनी सीटों पर वापस बैठ गए। जियान ए ने शुरू से अंत तक ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, यहाँ तक कि जब उसने देखा कि जियान यी ने लिन यी को एक फाउंटेन पेन दिया है, तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुई और उसके मन में कोई अन्य भावना नहीं थी। जियान ए को पता था कि यह पूरी तरह से एक दुर्घटना थी कि जियान यी ने उसके जैसा ही उपहार खरीदा था। दूसरे पक्ष को नहीं पता था कि उसने फाउंटेन पेन भी दिया है, इसलिए इस मामले में किसी की गलती नहीं है। बाकी सभी की प्रतिक्रिया अतिरंजित थी। जियान ए पहले स्थान पर केवल लिन यी का सहपाठी था। हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे वे जो छुपाना चाहते थे उसे उजागर करने जा रहे थे। एक फाउंटेन पेन ने तुरंत जियान यी को डाइनिंग टेबल पर मुख्य पात्र बना दिया। लिन यी के साथ उसके परिचय के आधार पर आज रात उसने लिन यी के लिए जो कुछ भी व्यवस्थित किया था और जो महंगा जन्मदिन का उपहार उसने उसे दिया था, यह उनके रिश्ते की सीमाओं को पार कर गया था। जियान यी का मकसद स्पष्ट था। लिन यी मूर्ख नहीं थी। उन्होंने ये भी महसूस किया कि जियान यी का उनके प्रति अत्यधिक उत्साह निराधार नहीं था। हालांकि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका क्योंकि वह जानता था कि वह जियान ए के प्यार में पड़ गया है। सभी के दिलों में अलग अलग भावनाएं थीं और उन्होंने चुपचाप अपना खाना खाया। ऐसा लग रहा था मानो जियान ए ही एकमात्र व्यक्ति था जो गंभीरता से स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले रहा था। 2 जन्मों तक जीवित रहने के बाद जियान ए आज रात के लिए जियान यी द्वारा आयोजित रात्रिभोज की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। व्यंजन दुनिया में सबसे अच्छे थे। रेस्तरां छोड़ने के बाद लिन यी जानबूझकर पीछे पड़ गई और जियान ए की तरफ चली गई। उसने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा। जियान ए ने उसकी ओर देखा और खुशी से मुस्कुराया। तुम्हारे ऐसे भाव क्यों हैं? बोलो। लिन यी ने जियान यी की ओर देखा, जो सभी को गर्म पानी के झरने के बारे में समझा रहा था। उसने अपने होंठ भींचे और धीमी आवाज में कहा, आपने मुझे जो कलम दी थी वह मुझे अब भी पसंद है। जियान ए अपनी भौहें ऊपर उठाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, लेकिन लिन यी ने शर्म से दूसरी ओर देखा। मुझे भी ऐसा लगता है।
हालांकि मैंने जो उपहार दिया वह जियान यी जितना महंगा नहीं था। यह आपके लिए अधिक उपयुक्त है, जियान ए ने धीरे से कहा। लिन यी ने भौहें चढ़ा दीं और जियान ए की ओर देखने लगी। उनके शब्द काफी अस्पष्ट थे। क्या उसने समझ नहीं आया या उसने जानबूझकर ऐसा किया? मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब है, जियान ए ने वाक्य के बीच में लिन यी को रोका। जियान ए अचानक तेज हो गया और लिन यी की ओर मुड़ गया। चलो चलें, हर कोई हमारा इंतजार कर रहा है। लिन यी ने ऊपर देखा और देखा कि हर कोई पहले से ही बस में था। उसने आह भरी और अपना कबूलनामा निगल लिया। बैयुन माउंटेन हॉट स्प्रिंग्स प्राकृतिक गर्म पानी का झरना नहीं था। उन्होंने इसे कृत्रिम रूप से विकसित किया। हालांकि इस दिन और युग में जहां मनोरंजन परियोजनाएं दुर्लभ थीं, ऐसे कृत्रिम गर्म झरने केवल अमीर लोगों के लिए ही सुलभ थे। उन्होंने हॉट स्प्रिंग्स को लिंग के आधार पर विभाजित किया, इसलिए वे चेंजिंग रूम के बाहर 2 टीमों में विभाजित हो गए। चेंजिंग रूम में लिन यी ने अपनी शर्ट उतार दी। उनकी सुडौल छाती की मांसपेशियों और 6 पैक एब्स के बारे में कोई संदेह नहीं था। उसने हताशा में अपनी कमीज पकड़कर कोठरी में फेंक दी। यान तियान और गाओ यांग एक दूसरे को देखने से खुद को नहीं रोक सके। वे नहीं जानते थे कि लिन यी के साथ क्या गलत था। वह अभी ठीक थे। यान तियान ने गाओ यांग पर एक नज़र डाली। ये देखकर गाओ यांग ने अपना चश्मा उतार दिया और नंगे सीने लिन यी के पास चले गए। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लिन यी ने कोठरी बंद कर दी और गर्म पानी के झरने के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। लिन यी ने शायद ही कभी बिना किसी कारण के अपना आपा खोया हो। यान तियान और गाओ यांग स्तब्ध होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। न जाने क्या हुआ था, क्या चल रहा है, क्या हमने उसे नाराज किया? ये कहते हुए यान तियान नग्न अवस्था में आगे बढ़ गया और उसने भौहें चढ़ा लीं। फिर उसने गर्म झरने के प्रवेश द्वार को देखा। गाओ यांग ने अपनी घड़ी उतार दी और फुसफुसाए। आज रात के खाने का माहौल अजीब था। यह शायद जियान यी के कारण है। सक यान तियान ने अपने होंठ मोड़े। क्या यह अच्छी बात नहीं है? मेरी राय में इतने सारे लोग लिन यी का पीछा कर रहे हैं। केवल जियान यी ही सर्वश्रेष्ठ है। चाहे वह रूप हो, स्वभाव हो या पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, मुझे लगता है कि वह लिन यी के साथ सबसे अधिक अनुकूल है। यान तियान के दिल में ऐसे विचार थे। इसके अलावा एक लड़की जियान यी ने पहले ही पहल कर दी थी। आज उसने जो कुछ भी व्यवस्थित किया था और उसे इतना महंगा उपहार देने के बाद, यह अंततः एक छिपी हुई स्वीकारोक्ति थी। कोई और लड़का होता तो शायद इतने खुश होते कि अपना मुंह बंद न कर पाते। कोई नहीं जानता था कि लिन यी क्या करने की कोशिश कर रही थी। गाओ यांग ने शांत स्वभाव के साथ यान तियान की ओर देखा। क्या आप नहीं बता सकते? क्या? यान तियान ने भौहें चढ़ा दीं। न जाने गाओ यांग का क्या मतलब था। गाओ यांग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और मन में सोचा कि यान तियान वास्तव में अच्छी तरह से निर्मित है और फिर भी बहुत सरल स्वभाव का है। आस्क जब यान तियान ने ये देखा, तो उसने अधीरता से अपनी भौहें उठाईं और गाओ यांग के नितंबों पर थप्पड़ मारा। मुझे बताओ, तुम मुझे संदेह में क्यों रख रहे हो? गाओ यांग को इससे नफरत थी जब दूसरे उसके नितंबों पर थप्पड़ मारते थे। इसलिए उसने तुरंत उसकी ओर देखा। यान तियान ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने इसे देखा ही न हो और उत्सुकता से आग्रह किया, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे जल्दी बताओ। गाओ यांग ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, लिन यी को जियान ए पसंद है। यान तियान स्तब्ध रह गया। जब उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की,
तो उसने अविश्वास में अपना हाथ लहराया। असंभव, यह असंभव है। गाओ यांग ने कुछ नहीं कहा। लिन यी ने पहले जियान ए को अस्वीकार कर दिया था। जब वे कुछ दिन पहले आर्केड में गए तो यान तियान ने विशेष रूप से लिन यी से पूछा कि क्या उसके मन में जियान ए के लिए भावनाएं हैं। लिन यी ने उस समय इसका खंडन किया था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि यान तियान ने उस पर विश्वास नहीं किया। हालांकि गाओ यांग को अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास था। आज जियान ए के सामने आने के बाद उसने लिन यी की हर हरकत देखी थी और जिस तरह से उसने जियान ए को देखा था। नहीं, यान तियान इस पर अपना सिर नहीं लपेट सका। उन्होंने गाओ यांग की ओर देखा और कहा, जियान ए में ऐसा क्या अच्छा है? मैं मानता हूँ कि वह सुंदर है, लेकिन इसके अलावा क्या आपको नहीं लगता कि वह अजीब है? गाओ यांग ने अपना अंडरवियर उतार दिया और ऊपर देखे बिना कहा, आप जियान ए के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। ये कोई सवाल नहीं बल्कि एक बयान था। जिस क्षण से जियान ए ने लिन यी से उसे 1 महीने के लिए दोपहर के भोजन का इलाज करने के लिए कहा, यान तियान को हमेशा जियान ए के प्रति शिकायत थी। इसका दोष मुझ पर मत डालो। यान तियान के चेहरे पर गंभीर भाव थे। किंगहुआन के कारण मैं पहले से ही उससे मित्रवत हूँ। हम एक व्यक्ति के रूप में जियान ए के बारे में बात कर रहे हैं। अब मुझे सच बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि वह थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही है? नहीं, गाओ यांग ने अपने चारों ओर एक तौलिया लपेटते हुए शांति से कहा। उसने यान तियान को नज़रअंदाज कर दिया और गर्म झरने की ओर चल दिया। ठीक है, आप सभी उसे पसंद करते हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ जो उसे पसंद नहीं करता। कर लेंगे, मैं उसके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ। यान तियान ने इस्तीफे की दृष्टि से कहा। गर्म पानी के झरने में लिन यी ने अपना सिर किनारे पर झुका लिया। उसका शरीर गर्म पानी के झरने में भीग गया था, जिससे उसकी मजबूत छाती का केवल आधा हिस्सा दिख रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और तौलिए से उसका आधा चेहरा ढक गया। उसके हाव भाव कोई नहीं देख सका। उसका हृदय व्याकुल हो उठा। लिन यी के सीने में कई भावनाएं दबी हुई थीं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ये जियान यी या किसी और की वजह से नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अंततः जियान ए के लिए अपनी भावनाओं का सामना कर सका। हालांकि उसे लगा कि जियान ए उसे दूर धकेल रहा है। वह उन दोनों के बीच की अदृश्य दूरी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। रात में बइयुन पर्वत से अचानक पूर्वी हवा उठी। पहाड़ की चोटी पर जंगल की पत्तियां उड़ती रहती थीं। रात में गर्म पानी के झरने में भीगने के कारण जियान ए को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। इस समय वह बाथरोब पहने हुए थी और कॉल करने के लिए कमरे की खिड़की के सामने खड़ी थी। संप्रदाय गुरु, मैंने पहले ही अस्पताल में व्यवस्था कर दी है। चिंता मत करो, बाई झोउ ने कहा। जियान ए ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि उसके दिल का पत्थर जमीन पर गिर गया है। धन्यवाद, बाई झोउ, जियान ए सच कह रहा था। उसके अनुसार उसकी माँ की बीमारी ठीक होने के बाद ही वह अन्य काम कर सकती थी। हालांकि उसके शब्दों ने उसे विशेष रूप से भयभीत महसूस कराया। संप्रदाय मास्टर, आप बहुत गंभीर हैं। ये कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले बाई झोउ, फिर जियो जेन। हालांकि जियान ए को उनके अत्यधिक सम्मानजनक रवैये की आदत नहीं थी, फिर भी उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। ऐसा लगता है कि वरिष्ठता का अंतर उनके दिलों में घर कर गया है। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह केवल कुछ शब्दों से बदल सकती थी। जियान ए के पास विषय बदलने और कंपनी के बारे में बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या आपको जमीन के 2 टुकड़ों का मालिकाना हक मिल गया? मेरे पास वे हैं।
ज़मीनें अब आधिकारिक तौर पर हमारी कंपनी के तहत पंजीकृत हैं। बहुत अच्छा। हम कल दोपहर की बैठक में विवरण के बारे में बात करेंगे। उसे देर हो गई है। जल्दी आराम करो। जियान ए ने आकाश की ओर देखा और पर्दे बंद कर दिए। शुभ रात्रि संप्रदाय मास्टर। शुभ रात्रि। फोन रखने के बाद जियान ए सीधे बिस्तर पर चली गई। रिजॉर्ट होटल का बिस्तर नर्म और आरामदायक था। एक ट्रांस में जियान ए को ऐसा लगा जैसे वह अपने पिछले जीवन में राजधानी के उच्च श्रेणी के अपार्टमेंट में लौट आई हो। शायद आज थोड़ा थका हुआ था और आरामदायक बिस्तर के कारण जियान ए को कुछ देर बाद ही नींद आ गई। एक अज्ञात अवधि के बाद जियान ए को अपनी नींद में दम घुटने वाले धुएं की गंध महसूस हुई। इससे पहले कि वह अपनी आंखें खोल पाती, विला में एक कानफोड़ू और चिंताजनक अलार्म बज उठा। अंगूठी, अंगूठी। जियान ए ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और पाया कि उसका कमरा घने धुएं से भरा हुआ था जिससे उसकी दृष्टि लगभग अवरुद्ध हो गई थी। खांसी, खांसी। जियान ए को अचानक पकड़ लिया गया और उसने धुएं का कश खींच लिया। वह जोर-जोर से खांसी और अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया करने लगी। अरे नहीं, आग लग गई है। वह घूमी और बिस्तर से उतर गई। जियान ए ने अपने कपड़े भी नहीं पहने थे। उसने खुद को स्नान वस्त्र में लपेटा और कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक घना धुआं उस पर आ गिरा और उसने तुरंत जियान ए को निगल लिया। वहाँ आग है। सब लोग भागो। धुएं के बीच जिया क्विंगहुआन की आवाज़ दूर से सुनी जा सकती थी। एक के बाद एक दरवाज़ों के खुलने की आवाज़ आने लगी। तीसरी मंजिल पर मौजूद लड़कियां तेजी से गलियारे से नीचे भाग गईं। हालांकि धुआं घना था, फिर भी वे स्थिति देख सकते थे। जियान ए को जमीन से तापमान बढ़ता हुआ महसूस हुआ और उसने नीचे देखने के लिए अपनी एक्स-रे दृष्टि का उपयोग किया। उसने देखा कि दूसरी मंजिल पर लगी आग तीसरी मंजिल की ओर फैल रही है। ली युनमेई, जो सबसे पहले सीढ़ी की ओर दौड़ी और नीचे जाना चाहती थी, चिल्लाए। इस समय उन्हें नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे केवल भड़कती हुई आग ही देख सकते थे। लड़के उसी क्षण चौथी मंजिल से नीचे गिर पड़ा। हर कोई घुट रहा था और रो रहा था, लेकिन नीचे आग बहुत भीषण थी। स्थिति को देखे बिना वे सीढ़ियों से भाग नहीं सके। हमें क्या करना चाहिए? आग पहले ही दूसरी मंजिल तक पहुंच चुकी है। हम नीचे नहीं जा सकते। यू मेंग्याओ इतनी डरी हुई थी कि वह रोने लगी। ऐसी स्थिति का सामना हर किसी को पहले कभी नहीं करना पड़ा था। इसके अलावा स्थिति ने उन्हें शांति से सोचने की अनुमति नहीं दी। एक पल के लिए उन्हें कुछ भी पता नहीं चला, ये देखकर कि धुआं गहरा होता जा रहा है। अगर वे समय पर नहीं निकले तो हर कोई धुएं से मर जाएगा। हर कोई, जियान यी के कमरे तक मेरे पीछे आओ। इस समय जियान ए की आवाज़ अचानक सुनाई दी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह सबसे पहले जियान यी के कमरे की ओर दौड़ी। बाकी लोग पहले ही अपनी रीढ़ खो चुके थे। अब जब कोई अचानक निर्देश देने के लिए खड़ा हो गया, तो उन्हें परवाह नहीं थी कि यह व्यक्ति जियान ए था। वे जियान यी के कमरे में उसके पीछे चले गए। सौभाग्य से जब वह बाहर आए तो जियान यी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वह गलियारे के सबसे अंदरूनी हिस्से में थी, इसलिए अंदर धुआं गाढ़ा नहीं था। सभी लोग एक साथ दौड़ पड़े। जियान ए ने यान तियान से कहा, जो सबसे बाद में प्रवेश करने वाला था, दरवाज़ा बंद करो। जैसे ही वह बोली, वह दौड़कर खिड़की के पास गई और खिड़की खोल दी। हवा ताज़ी हवा लेकर आए। हर कोई अभी अभी दम घुटने वाला था। ये देखकर वे खिड़की की ओर भागे और गहरी सांसें लीं। जियान ए सभी में सबसे शांत था। उसके पास कुछ और कहने का समय नहीं था। उसने चादरें पकड़ लीं और कंबल खींचकर
जल्दी से एक गांठ बांध दी। ये देखकर हर कोई तुरंत जियान ए के इरादों को समझ गया और तुरंत मदद के लिए पहुंच गया। ये तीसरी मंजिल है। जब तक हम इन चीजों को 15 मीटर तक जोड़ सकते हैं, हम सुरक्षित रूप से उतरेंगे। जियान ए अभी भी बहुत शांत थी, लेकिन वह दूसरों को सांत्वना देना नहीं भूली। हर कोई, डरो मत, हम ठीक हो जाएंगे। विला बैयून माउंटेन हॉट स्प्रिंग्स की ऊंची जमीन पर था। यदि आग लग गई तो ये होटल के कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करेगी। हालांकि जियान ए को याद आया कि जब वे पहाड़ पर गए थे तो वे एक दर्शनीय स्थल बस में बैठे थे। सड़क पर्याप्त चौड़ी नहीं थी और फायर ट्रक के लिए ऊपर आना आसान नहीं होगा, इसलिए वह शांत बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे खुद ही बचने का रास्ता सोचना पड़ा। जियान ए की शांति और त्वरित सोच के कारण हर कोई थोड़ा शांत हो गया। दरवाजे के बाहर का घना धुआं और भी गाढ़ा हो गया और वह दरवाजे की चौखट की दरारों से अंदर घुस गया। ये देखकर जियान ए ने जल्दी से जिया किंगहुआन से कहा, किंगहुआन, बाथरूम जाओ और तौलिया गीला करो। दरवाज़ा बंद कर दो। जिया क्विंगहुआन बाथरूम में चली गई। ये देखकर कि जियान यी के बाथटब में पानी था, उसने 2 तौलिए अंदर फेंक दिए। उसने उन्हें उठाया और बाहर निकल गई। उसने वही किया जो जियान ए ने उससे कहा था और दरवाजे के नीचे एक गीला तौलिया भर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, नीचे का घना धुआं अंदर नहीं जा सका, लेकिन दरवाजे के ऊपर का घना धुआं रोका नहीं जा सका। कोई विकल्प नहीं था, उन्हें वह सब कुछ करना था जो वे कर सकते थे। उन्होंने कमरे में जो कुछ भी वे कर सकते थे उसका उपयोग किया। लड़कों ने भी अपना पाजामा उतारकर जोड़ लिया, ये देखते हुए कि लंबाई पर्याप्त थी। जियान ए ने एक छोर को बिस्तर के पैर से मजबूती से बांध दिया। जियान ए ने दूसरों से कहा, सब लोग मिलकर गद्दे को खिड़की से नीचे फेंकें। गद्दा किस लिए फेंक रहे हो? रस्सी पहले से ही लगी हुई है। चलो जल्दी से नीचे उतरो। ली युनमेई डरी हुई थी और बस जल्दी से निकलना चाहती थी। वह रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। इसके अलावा वह समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें गद्दा नीचे फेंकने की जरूरत क्यों पड़ी। लड़कों को जियान ए के इरादे समझ आ रहे थे। वे तुरंत आगे बढ़े और बिस्तर को खिड़की के सामने धकेल दिया। सौभाग्य से खिड़की काफी बड़ी थी। लड़कों ने मिलकर गद्दे को उठाया और नीचे फेंक दिया। वह ठीक खिड़की के नीचे खुली जगह पर उतरा। उन्होंने मानव निर्मित रस्सी को बिस्तर के एक छोर से बांध दिया और दूसरे छोर को खिड़की से नीचे फेंक दिया, जैसा कि जियान ए को उम्मीद थी। रस्सी का अंत 4 या 5 मीटर दूर था। आधार उनके शरीर के साथ उनके पैर जमीन से लगभग 2 मीटर ऊपर होंगे। सौभाग्य से नीचे एक गद्दा था। अगर वे कूद भी जाते तो 2 मीटर की दूरी से कोई नुकसान नहीं होता। यान तियान उन सभी में सबसे फिट और हृष्ट पुष्ट था। जियान ए ने तुरंत यान तियान की ओर देखा और कहा, आप पहले चले जाएं। उसके बाद आप बाकी प्राप्त करने के प्रभारी होंगे। मुझे? यान तियान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने नहीं सोचा था कि जियान ए उसे सबसे पहले नीचे जाने देगा। ओह, घबराना बंद करो। अगर वह तुम्हें नीचे जाने के लिए कहती है तो नीचे जाओ, जिया किंगहुआन ने अधीरता से आग्रह किया। वास्तव में इस समय बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं था। खिड़की से बाहर निकलने से पहले यान तियान ने जियान ए पर गहरी नज़र डाली। उसने रस्सी पकड़ ली और तेजी से नीचे फिसल गया। पलक झपकते ही यान तियान सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर आया। ये देखकर सभी ने राहत की सांस ली। यह विधि वास्तव में व्यवहार्य थी। हर किसी ने इसे देखा। बस यान तियान की विधि का पालन करें और एक-एक करके नीचे स्लाइड करें। नीचे एक गद्दा है।
और यान तियान आपको लेने के लिए वहां मौजूद होगा। ये बहुत सुरक्षित है, डरो मत। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सभी एक एक करके खिड़की के पास चले गए। रात को पूर्वा हवा चली और हवा के प्रभाव से आग और भी भीषण लग रही थी। जियान ए ने अनजाने में अपनी एक्सरे दृष्टि से देखा और आग पहले ही तीसरी मंजिल तक फैल चुकी थी। कमरे में धुआं और गाढ़ा हो गया। जब गाओ यांग नीचे गया तो उसे कमरे में और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह केवल इतना जानता था कि कमरे में केवल जियान ए और लिन यी बचे थे, जो अन्य लोग पहले ही नीचे जा चुके थे। उन्होंने तीसरी मंजिल पर जियान यी के कमरे की ओर देखा। वे केवल खिड़की से गहरा धुआं निकलते देख सकते थे, लेकिन जियान ए और लिन यी नीचे नहीं आ रहे थे। जियो ए, लिन यी, गुआन ताओ और यान तियान नीचे से चिल्लाए, लेकिन अभी भी उनका कोई संकेत नहीं था। कोई प्रतिक्रिया भी नहीं हुई। दूर से कदमों की चिंताजनक आवाज आ रही थी। रिजॉर्ट स्टाफ देर से आया था। ये देखकर जिया क्विंगहुआन तेजी से आगे बढ़ी। जब नेता ने पूरे चेहरे पर गंदगी लगी लड़की को देखा तो वह हैरान रह गए। हालांकि इससे पहले कि वह स्थिति के बारे में पूछ पाता, जिया क्विंगहुआन ने उसे पकड़ लिया। जिया क्विंगहुआन तुरंत उत्सुकता से चिल्लाया, जल्दी से उन्हें बचाओ, अंदर 2 लोग हैं, जल्दी से उन्हें बचाओ। विला में इस समय जियान ए ने अपनी मानसिक साधना तकनीकों का उपयोग करके उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बनाई थी। हालांकि वह पहले ही विला की 4थी मंजिल पर दिखाई दे चुकी थीं। लिन यी, जियान ए ने लिन यी का नाम पुकारा और उसे ढूंढने के लिए एक एक करके दरवाजा खोला, लेकिन लिन यी कहीं नहीं दिखी। गाओ यांग के नीचे जाने के बाद जियान ए चाहती थी कि लिन यी पहले जाए, लेकिन कमरा धुएं से भरा था, इसलिए वह कुछ भी नहीं देख सकी। उसने 2 बार पुकारा लेकिन लिन यी की प्रतिक्रिया नहीं मिली। तभी उसने देखने के लिए अपनी मानसिक साधना तकनीक का उपयोग किया। अप्रत्याशित रूप से कमरे का दरवाज़ा खोला गया था और लिन यी कहीं नजर नहीं आ रही थी। इस बात से चिंतित कि लिन यी को कुछ हो जाएगा, जियान ए केवल अपने दिमाग से खुद की रक्षा कर सकती थी और उसे ढूंढने के लिए धुएं से भरे विला में भाग गई। जब वह 4थी मंजिल के दक्षिण की ओर सबसे अंदर वाले कमरे में पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। लिन यी बिस्तर के सामने कालीन पर लेटी हुई थी। ये स्पष्ट था कि उसने बहुत अधिक धुआं अपने अंदर ले लिया था और यह अज्ञात था कि वह बेहोश हो गया था या मर गया था। लिन यी, जियान ए चौंक गया और उसने तुरंत लिन यी का सिर ऊपर खींच लिया। लिन यी का आंसुओं से दम घुट रहा था और उसका गोरा चेहरा कालिक से ढका हुआ था। सौभाग्य से उसकी छाती अभी भी फूल रही थी। यह अच्छा था कि वह मरा नहीं था। जियान ए लिन यी के कमरे की खिड़की के पास गया और उसे खोला। उसने नीचे देखा। ये कमरा और जियान यी का कमरा विपरीत दिशाओं में थे और खुली हवा वाला स्विमिंग पूल उनके ठीक नीचे था। बिना सोचे समझे जियान ए आगे बढ़ी और मानसिक साधना तकनीक से लिन यी को आसानी से उठा लिया। हालांकि जियान ए के हिलने से पहले लिन यी, जिसके पास अभी भी थोड़ी सी चेतना थी, अचानक धीरे से फुसफुसाया, तकिया के नीचे। जियान ए रुका और लिन यी को भौं के साथ देखा। लिन यी, आपने क्या कहा? तकिया के नीचे। कलम।